लीज एंड हायर परचेज। दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, लीज एंड हायर परचेज। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है लीज एंड हायर परचेज से, हम इस पे डिस्कस करते हैं। लीज एंड हायर परचेज, लीज एंड हायर परचेज। लीज एंड हायर परचेज, इसमें आपका सबसे पहले दो पार्टी होता है। एक पार्टी होता है हमारे पास लेसर, दूसरा पार्टी आपका होता है लेसी। लेसी लेसी तीसरी हम अभी थ्योरेटिकली थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज दूसरा होता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज तो हम स्टडी करते हैं सबसे पहले यहां स्टडी करेंगे लेसर के बारे में। लेसर, तो ये जो चैप्टर बेस्ड है, ये चैप्टर बेस्ड है कि आपको कोई एसेट्स चाहिए तो वह एसेट्स दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। या तो वह एसेट्स हम किसी से रेंट लेकर यूज करेंगे, या तो वह एसेट्स हम क्या करेंगे, बैंक से बाई कर, बैंक से पैसा बोरो करेंगे और बोरो किए हुए पैसे को क्या करेंगे, हम परचेज करेंगे। पर बोरो किए हुए पैसे से परचेज करेंगे। अब क्वेश्चन है कि इनिशियली आपको दोनों में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने क्या किया, यहाँ पे रेंट पे लिया एसेट्स, आपने यहाँ पे रेंट पे लिया एसेट्स, तो एनुअल रेंट आप देते हैं, एनुअल रेंट आप देते हैं। आप बैंक से सपोज करो बोरो करते हैं, बैंक से पैसा बोरो करके आप परचेज करते हैं एसेट्स को या बाई करते हैं एसेट्स को, तो यहां आप क्या पेमेंट करते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब क्वेश्चन है कि दो केसेस है, या तो आप रेंट पे ले लीजिए एसेट्स, या तो बैंक से पैसा बोरो करके या उसको क्या कर लीजिए, आप बाई कर लीजिए। या तो पैसा है आप रेंट पे ले लीजिए, या तो बैंक से पैसा बोरो करके आप बाई कर लीजिए। तो यहाँ पे भी एनुअली आपका एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे भी आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो हमें इस चैप्टर में यह इवेल्युएशन करनी होती है कि ये जो खर्च होता है, यह जो खर्च है और यह खर्च है, उस दोनों खर्च में लोअर कौन सी खर्च है, लोअर कौन सा खर्च, दैट इज द लीज एंड हायर परचेज। आउट ऑफ दिस टू ऑप्शंस आपको लोअर कौन सी खर्च है, तो ये दोनों ऑप्शन को हम इवेल्युएट करेंगे आगे चलकर। तो लीज एंड हायर परचेज, under lease and hire purchase it is evaluated whether present value of expenditure due to lease rent or bank borrowing is better। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक लेसर होता है। तो लेसर किसे कहा जाता है, who is the person who is the actual owner of the assets is said to be the lessor। it is the person who is actual owner of the assets is owner of the assets is said to be lesser। इसको हम लेसर कहते हैं, ठीक है ना।
एक्चुअल ओनर है ये आपका लेसर हो गया। he permit, he is permitting, he permits use the other party, he permits to use the equipment कर सकते हैं क्या assets कर सकते हैं। he permits to use the equipment or assets other parties on rent basis, जो आपको रेंट के बेसिस पे कोई अपनी एसेट्स को यूज करने के लिए दूसरे को देता है, दैट इज अ लेसर। जो रेंट के बेसिस पे दूसरे को एसेट्स यूज करने के लिए देता है उसको क्या कहते हैं, लेसर कहा जाता है, दैट इज अ लेसर। जो एसेट्स अपने तो ओनर, जो आपकी ओनर होता है उसको क्या कहा जाता है, लेसर कहा जाता है। लेसर क्या करता है, किसी दूसरे पार्टी को अपनी एसेट्स को देता है, कहता है कि आप इस एसेट्स को यूज करो, उस एसेट्स के बदले में आप कुछ मुझे एनुअल रेंट दो, एनुअल रेंट, तो दैट इज द पर्सन इज सेड टू बी द लेसर। एनुअल रेंट दो, तो एनुअल रेंट आप लेंगे और एसेट्स को यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलिए, एक होता है लेसी, दूसरा पार्टी होता है हमारे पास लेसी। लेसी जो पार्टी एसेट्स को यूज करता है उस पार्टी को क्या कहा जाता है, लेसी कहा जाता है। द पर्सन who acquires the right to use the equipment, और इसको हम एसेट्स भी कर सकते हैं, एसेट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीरियोडिक अमाउंट, ऑन पेमेंट of periodic amount, on payment of periodic amount। तीसरी पॉइंट को देखिए, यहां पे दो टाइप का लीज होता है जनरली। एक तो क्या होता है, फाइनेंशियल लीज होता है, फाइनेंशियल लीज। दूसरा आपकी होती है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज मेरी नोट्स में अच्छे तरीके से दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। यहां पे लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दोनों में अप्रॉक्स इकोनॉमिक लाइफ होता है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, जितनी एसेट्स का इकोनॉमिक लाइफ है उतना। शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ होता है, यहां पे शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये आपकी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे इकोनॉमिक, पूरी साल तक का, पूरी बिजनेस ईयर तक का होता है, मैंने जितने साल एसेट चल सकता है उतने साल के लिए होता है। ये शॉर्टर पीरियड के लिए होता है।
दूसरी बात, आपको यहां पे फुल आपको रिस्क कॉस्ट ऑफ एसेट्स, द लीज रेंटल वुड कवर द लेसर्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस, यहां दूसरी बात होती है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, लीज रेंट जो होता है, लीज रेंट रिकवर्स, लीज रेंट रिकवर्स कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस डिजायर्ड रिटर्न ऑफ ओनर, ओनर के डिजायर रिटर्न पे है। यहां पे क्या होता है, लीज रेंट जनरली नॉट fulfill the all cost of assets। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, कैंसिलेशन का क्या तरीका है, मेंटेनेंस का क्या है, आपको रिस्क ऑब्सोलेंस का क्या है, फुल क्या, बहुत सारी मेथड है वो जो मेरी बुक में लिखी गई है, उसको हम नहीं जानते, थ्योरेटिकली आप देख लीजिएगा। मेनली मैं क्वेश्चन एक करना चाहता हूं कि लीज और बाहाई परचेज में हमें आपको इवेल्युएशन क्या करनी है, पढ़ना क्या है, न्यूमेरिकली हमें क्या देखनी है। तो अंडर लीज एंड हायर परचेज हमें क्या स्टडी करनी है, वो हमें आपको स्टडी कर हम बताना चाह रहे हैं। अंडर लीज एंड हायर परचेज we have to evaluate whether present value of expenditure due to lease rent और बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग का मतलब होता है परचेज द एसेट्स इज लोअर। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा लोअर है। The lower present value of expenditure should be accepted. The lower present value of expenditure should be accepted. वो लोअर प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए, हम यहां पे लीज रेंट ले रहे हैं, लीज रेंट एक्स है। अब सपोज कीजिए कि आपका यहां पे एसेट्स आपने लिया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपने एसेट्स यूज करेंगे, उसके बदले में आप एक्स 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 देंगे। तो यहां इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इसको कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट कहेंगे, वो निकाल। क्लियर है? अब इसको हम इवेल्युएट देखेंगे कि कितना हो रहा है भाई। फिर उसी तरह
हमारे पास दूसरा क्या आएगा, ये तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट आ गया। दूसरी आपको टेक्निकली यहाँ पे क्या देखनी है, सपोज करो यहाँ पे यहाँ आपके पास हमने बैंक से पैसा बोरो किया और बैंक से पैसा बोरो करके हमने एसेट्स खरीद लिया, एसेट्स खरीद के हम यूज कर रहे हैं। अब बैंक को हम क्या कर रहे हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, बैंक को हम एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्स। तो एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे। अब इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, अब इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू बैंक बोरोइंग। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसका कम होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बैंक बोरोइंग निकालेंगे, कैसे हम प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेंडिचर निकालेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे। नाउ हाउ टू कैलकुलेट present value of expenditure due to लीज रेंट। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे यहां हम लिखेंगे एनुअल लीज, यहां लिखेंगे हम एनुअल लीज, एनुअल लीज सपोज करो एक्स रुपीज। तो लीज रेंट आपकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, और लीज रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होने के कारण इस पे क्या होता है, आपको टैक्स की सेविंग होती है। तो टैक्स सेविंग होता है, तो यहां मान लो कि लिखेंगे टैक्स सेविंग 40%, तो 0.40 आपकी टैक्स की सेविंग हो गई। या अब लीज बिगिनिंग में पेमेंट करते हैं, एंड में पेमेंट करते हैं, तो उस पे टैक्स की थोड़ी सी अलग तरीका है, वो मैं क्वेश्चन के बेसिस पे मैं समझाऊंगा। लेकिन आपको माइंड में सेट करनी है कि हम लीज रेंट देते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, और उस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पे टैक्स की सेविंग होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, एनुअल लीज, एनुअल लीज नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स आपका कितना हो जाएगा 0.60x। अब सपोज कीजिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 5 साल के लिए, तो ये क्या होगा 5 साल कंटिन्यूअसली आपका खर्च होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है। अब इसको कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू लीज रेंट, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 0.60x 3.605, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो 0.6 इंटू 3.605 2.163x, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू लीज रेंट। दिस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू लीज रेंट, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर है। अब वो क्यों है, लीज रेंट के कारण, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू लीज रेंट। और हम बैंक बोरोइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू बैंक बोरोइंग। हाउ टू calculate present value of expenditure due to बैंक बोरोइंग। बैंक बोरोइंग में हम कैसे निकालें बैंक बोरोइंग,
अब हमारी सिंपल सी बात है, बैंक बोरिंग में थोड़ी सी आपको अलग सा इफर्ट्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेप्स लिखना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेट एनुअल इंस्टॉलमेंट। बैंक बोरिंग में एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए देता है सबसे पहले। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको दो तरीके से निकाला जा सकता है। एनुअल इंस्टॉलमेंट का दो तरीका हो सकता है। मेथड 1, आपका क्या है, इक्वल प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट is paid on, interest is paid on by outstanding loan, outstanding loan। सपोज कीजिए 1 लाख की आपकी एसेट्स है, एसेट्स वैल्यू, आपने इसको 10% पे लोन लिया हुआ है और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 5 इक्वल प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना चाह रहे हैं। 5 इक्वल प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कैसे हमारे एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, ईयर वाइज कैसे निकालेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। पहले साल हमारे पास लोन कितनी थी, 1 लाख। 1 लाख में आपने इंटरेस्ट हुआ कितना, 10%। तो यहां 10,000 आपका इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट हो। आपने प्रिंसिपल का कितना पेमेंट करेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो 1 लाख को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 1 लाख को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट करेंगे तो प्रिंसिपल 20,000 पेमेंट करेंगे। तो पहली साल आपका इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 10,000 आपका इंटरेस्ट, 20,000 ये, 30,000 आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। फिर दूसरी बार 1 लाख लोन था, उसमें 20,000 आपने पेमेंट कर दिया। 1 लाख लोन था उसका 20,000 आपने पेमेंट कर दिया, तो कितनी बच गई, 80,000 बच गया। 80,000 में इंटरेस्ट 10%, 8,000। अब आपका प्रिंसिपल तो इक्वली पेमेंट करनी है, 20,000 पेमेंट करनी है, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 28,000 हो जाएगी। फिर आपको तीसरी में कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगा, और फिर 40,000 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, और फिर आपने यहाँ पे 6,000 इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 2,000, यहाँ तो सर 20,000 ही होगा, यहाँ तो 20,000 ही होगा, यहाँ तो आपके पास 20,000 ही होगा। तो यहाँ 26,000, 24,000, 22,000 आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो जब आपको प्रिंसिपल इक्वली पेमेंट करनी है तो इस तरह हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, इस तरह इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान मेथड है। आपको प्रिंसिपल इक्वली और आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। एक दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरी मेथड होती है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, मेथड सेकेंड।
मेथड सेकंड, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लोन डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सपोज कीजिए यहां पे 10% है 5 साल के लिए, तो लोन कितनी थी 1 लाख, और ये 3.79 और डॉट डॉट 10 डिजिट लिखिएगा, तो ₹26,380 आ जाएगा। दिस इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट। यह पांचों की पांचों साल यही इंस्टॉलमेंट होगा, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को देते हुए आपको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इन दिस केस? इन दिस केस यहां एक काम करनी पड़ती है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, पेड इन ईच ईयर। हम हर एक साल कैसे हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो देखिएगा। यहां पे ईयर होगा, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। यहां पे लोन होगा 1 लाख, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, 10,000। अब देखिए लोन विथ इंटरेस्ट 1,10,000, लोन विथ इंटरेस्ट 1,10,000। इंस्टॉलमेंट आपने कितना पेमेंट करेंगे, 26,380। बैलेंस लोन कितना हो जाएगा, बैलेंस लोन तो आपको यहाँ पे 1,10,000 ये हो गया, माइनस 26,380, 83,620। अब दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा 83,620 पे लगेगा, 83,622 प्लस 83,622 91,982 26,380 65,602 65,602 6560 6560 72162 162 26,380 हमेशा माइनस करेंगे, 26,380 45,782 45,782 4578 50360 26,380 26,380 23,980। अब आपका लोन इतना बच जाएगा 23,980, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 2398
2638 2638 यहाँ पे 2 रुपए बच जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर करने के कारण 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट जीरो जो लोन यहाँ पे 5 साल के बाद खत्म हो जाता है। तो दो तरीके से आपको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने एक तो प्रिंसिपल को इक्वल कर देगा, या तो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको इक्वल करेगा। अब ये सबसे पहला मेथड होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको बैंक बोरिंग में एनुअल इंस्टॉलमेंट बैंक का निकालना होता है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का दो तरीका है। एक तरीका क्या होगा, प्रिंसिपल को इक्वल कर देगा। दूसरी तरीका क्या होगी, इंटरेस्ट को मिलाते हुए दोनों को इक्वल करनी। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या होता है, यहां पे आपका एसेट्स हो जाता है, आप एसेट्स खरीदते हैं तो दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब एसेट्स आप खरीदते हैं तो उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के कारण उस पर आप टैक्स की बेनिफिट लेते हैं। तो टैक्स की बेनिफिट कैसे मिलता है, एज अ डेप्रिसिएशन मिलता है, एज अ डेप्रिसिएशन मिलता है। तो टैक्स की बेनिफिट आपको जो एसेट्स की वैल्यू है उस पे डेप्रिसिएशन के रूप में आपको टैक्स की बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, जो लोन लिया गया है उस पे आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। इंटरेस्ट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट जब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आपका इंटरेस्ट होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होने के कारण इंटरेस्ट जो है ऑपरेटिंग, उस पे भी आपको टैक्स की बेनिफिट होती है। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन निकालते हैं। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, कैलकुलेशन of present value of expenditure on depreciation and interest. Present value of expenditure on depreciation and interest. डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग निकालते हैं। ठीक है, अब यहां आपको स्टेप 3 में क्या करते हैं, अगर आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, यहां पे गलत, ये टैक्स की सेविंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग on interest and depreciation. Present value of on repair and maintenance. Repair and maintenance. Step 4, देखिए एसेट्स आपकी है, एसेट्स चलता रहेगा टर्मिनल ईयर तक, एसेट्स आपकी है, एसेट्स चलता रहेगा टर्मिनल ईयर तक। टर्मिनल ईयर में जो आप एसेट्स को सेल करेंगे या उससे जो पैसा रियलाइज होता है उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो in terminal year.
लास्ट में हम क्या लिखेंगे, आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू बैंक बोरोइंग। बैंक बोरोइंग कितनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू बैंक बोरोइंग। तो सबसे पहला होता है मेथड 1 में जो भी आया है उसको आप ऐड करो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, जो आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया गया है उसको आप लिखो, खर्च गया, इंस्टॉलमेंट आपने पेमेंट किया। दूसरी स्टेप में जो भी आया है, यहां पे मेथड नहीं स्टेप, ये क्या है स्टेप्स। पहला स्टेप में जो भी आया है उसको आप ऐड करो। दूसरी स्टेप में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो यहां प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन है, तो उसको क्या करोगे, आपको सेविंग है इसलिए इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तीसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराएंगे तो पैसा जाएगा, तो स्टेप आपका स्टेप ये आप क्या करेंगे, ये जो भी स्टेप है इस स्टेप को आपका खर्च होगा इसलिए इसको ऐड करो। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आप मशीन को सेल करेंगे टर्मिनल ईयर में तो इसको माइनस कर देंगे, स्टेप 4 हो। और ये जो आएगा वो आपका खर्च हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू बैंक मनी। ठीक है, हम एक क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ABC Limited considering a proposal to acquire a machine costing rupees 2 lakh under borrow purchase option. The payment under this alternative is this. पेमेंट आपको जो किया गया उसका इंटरेस्ट और वो दिया हुआ है। The installments are payable at the end of the each year. Another option before it is acquire the assets on lease rent rupees 50,000 per payable at the beginning of the each year for 5 years. The following informations are also available. The terminal value of scrap 0. The company provide 20% depreciation on straight line method on original cost. Income tax 40%. Do you, which alternative do you consider? तो आपको जब भी लीज वर्सेस बाई ऑप्शन का आपका क्वेश्चंस हो, हमेशा क्वेश्चन को लीज से स्टार्ट करते हैं, हमेशा क्वेश्चन को लीज, क्योंकि लीज छोटा होता है एक ऑप्शन। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी एसेट्स वैल्यू है रुपीज 2 लाख और एनुअल लीज कितनी है एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर रुपीज 50,000, 50,000 है। नंबर ऑफ की इंस्टॉलमेंट कितनी, नंबर ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नंबर ऑफ एनुअल लीज, नंबर ऑफ लीज रेंट, नंबर ऑफ लीज रेंट 5 है। आपका टैक्स रेट कितनी है, टैक्स रेट 40% है।
डेप्रिसिएशन का रेट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स कितनी है? 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखिए यहां आपको दो क्वेश्चन आपको पॉइंट में होता है, नोट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको नोट करके देना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन में नोट लिखना पड़ेगा दो। नोट, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के पहले मैं एक नोट दे रहा हूं। सबसे पहला नोट नंबर 1 जो है वो क्या है? टू कैलकुलेट present value we need discount rate, discount rate, discount rate generally given in the questions, rate generally given in the questions, ये जनरली गिवन होता है। इफ इट इज नॉट गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, अगर ये नहीं दिया होता, इट इज देन इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट हम निकाल देते हैं। ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात है, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, कोई कॉमन एक्सपेंडिचर होता है, कॉमन एक्सपेंडिचर जो दोनों केसेस में, चाहे वो लीज के केस हो चाहे बैंक बोरोइंग का केस हो, कॉमन एक्सपेंडिचर दोनों केसेस में, चाहे लीज का केस हो चाहे बैंक बोरोइंग का केस हो, दोनों केसेस में वो लेसी बियर करता है, लेसी बियर करता है। तो दोनों में सेम एक्सपेंडिचर हम ऐड करेंगे, तो जनरली इस पार्ट के एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। जैसे बैंक बोरोइंग में उतना ही कॉस्ट को ऐड करेंगे, लीज के केस में उतना ही कॉस्ट को ऐड करेंगे। तो कॉमन एक्सपेंडिचर से दोनों इंक्रीज करेगा तो कंपैरेटिवली कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, कंपैरेटिव कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। सपोज करो 1 लाख का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लीज के केस में लेसी को लगा, 1 लाख का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बैंक बोरोइंग के केस में लेसी को लगा। तो क्या होगा, दोनों आपको सेम अमाउंट से ऐड करोगे तो आपकी कॉस्ट में कोई डिफरेंसेज नहीं आएगा। तो इसलिए इस टाइप की खर्च को क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस पॉइंट को मैं लिखता हूं यहां पे, if there is any common expenditure which is, if there is any common expenditure which is borne by lessee in both alternative, then it is ignored। हम इसको क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। ये 2 पॉइंट है। अब हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू, इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेंडिचर ड्यू टू लीज रेंट।
लीज रेंट। एनुअल लीज कितनी है सर? रुपीज 50,000 है। टैक्स की सेविंग कितनी होगी? 40%। 40% ऑफ रुपीज 50,000। ये आपका कितना हो गया? ये 20,000 हो गया। इट इज एज्यूम दैट, जनरली हमारा एजम्पशंस होता है, जब लीज हम बिगिनिंग में पेमेंट करते हैं, लीज हम बिगिनिंग में पेमेंट करते हैं, उसकी टैक्स की सेविंग एंड में होता है। तो जैसे इस केस में आप देखिए यहां पे 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। हम लीज रेंट यहां पे 50,000 दे रहे हैं। लीज रेंट यहां पे 50,000 हम दे रहे हैं, 50,000 यहां पे लीज रेंट दे रहे हैं। इसकी टैक्स की सेविंग हमारे 12 महीने के बाद 20,000 यहां पे होगा। लीज रेंट यहां पे 50,000 दे रहे हैं, इसकी टैक्स की सेविंग 20,000 यहां पे होगा। यहाँ पे लीज रेंट हमें बिगिनिंग में दे रहे हैं, इसकी टैक्स की सेविंग 20,000 यहाँ पे होगा। यहाँ पे 50,000 दे रहे हैं, इसकी टैक्स की सेविंग 20,000 यहाँ पे होगा। यहाँ पे 50,000 लीज रेंट जा रहा है, इसकी टैक्स की सेविंग 20,000 यहाँ पे होगा। तो जब भी लीज रेंट बिगिनिंग में पेमेंट करते हैं, उसकी टैक्स की सेविंग एंड में होता है। अब स्टार्ट करें क्वेश्चंस। अब देखिए present value of expenditure due to lease rent। सर आपने 50,000 रुपया लीज रेंट दिया, जीरो पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू 1 होता है, बाकी आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 4 साल, एंड में 4 साल बाकी हर एक साल के एंड में आपने 50,000 दिए। उस पे टैक्स की सेविंग हुई 20,000 की, ये हर एक साल के एंड में हुआ तो 5 साल तक टैक्स की सेविंग हुई। तो यहां कितना हो जाएगा? 10% 5 ईयर। तो दिस इज 50,000 1 plus 3.16 minus 20,000 3.79। अब इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% दिया हुआ था, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं तो निकालना पड़ता हमें। अब देखिए यहां पे 50,000 इंटू 4.16 मैं अब ये कर दे 20,000 टू 3.79 रुपीज हो जाएगा 1,32,000। $1,32,200। This is your present value of expenditure due to lease rent। present value of expenditure due to lease rent। अब इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ present value of expenditure due to bank borrowing। ठीक है, इवेल्युएशन present value of expenditure due to बैंक बोरिंग। अब स्टेप 1 में बताइए क्या होगा। स्टेप 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट 2 में क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू टैक्स सेविंग,
ऑन डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। 3 में क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस नेट ऑफ टैक्स। 4 में क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये आपका 1 2 3 4, ये आपकी 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन आप यहां पे देखिए 1 2 3 4। अब यहां पे हम आपको इस क्वेश्चन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डेप्रिसिएशन आपकी एक्सटर्नल मेथड में है, तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये 2 स्टेप भी करने की आवश्यकता है। और एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, यहां पे ईयर होगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। एनुअल इंस्टॉलमेंट यहां 84,000, 70,000, 56,000, 42,000, 28,000। Present value factor at the rate of 10%, 0.909, 826, 751, 683, 621। यहां प्रेजेंट वैल्यू, अब देखिए और यहां लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, यह जाएगा जो आएगा 84,000 इंटू 0.909, 76,356, 70,000 into 0.826, 57,000, 820, फिर 56,000 into 0.751, 42,056, 42,056, 42,000 into 0.683, 28,686, 28,000 into 0.621, 17,388, 2 लाख, जब कितना हो जाएगा 2,22,306, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी। अब आपको दूसरी स्टेप में क्या है, दूसरी स्टेप में आपको कैलकुलेट करनी है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर।
Calculation of present value of expenditure due to present value of tax saving on depreciation and interest. तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग निकालनी है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग निकालनी है। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आपके पास होना जरूरी है कि नहीं है? तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आपको होना जरूरी है। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इन्होंने क्या हुआ, 20% ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मेथड ₹2 लाख, $40,000। 40,000 हो गया डेप्रिसिएशन। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टैक्स सेविंग on depreciation and interest। एक साल, 2 साल, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट 24,000, 20,000, 16,000, 12,000, 8,000। depreciation 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। इसको कहते हैं टैक्स सेविंग अमाउंट। टैक्स सेविंग अमाउंट 64,000, 60,000, 56,000, 52,000, 48,000। अब देखिए आप, टैक्स सेविंग यहां 40% से टैक्स की सेविंग है, तो 64,000 का इंटू 0.4 करोगे तो यहां हो जाएगा 25,600। 60,000 को 40% करोगे तो 24,000 हो जाएगा, और यहां 24,000 हो जाएगा, तो -24,000 करोगे तो 1,600 हो जाएगा। तो 1,600 का डिफरेंस हमेशा आएगा। जैसे 5,600 इंटू 0.4 करोगे तो 22,400, 22,400, 20,800, फिर 19,200।
अब यहां लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, 0.909, 826, 751, 683, 621. Present value of tax saving. अब देखिए वन 14206.40, 19,200 into 0.621, 11923.2. $22,400 into 0.751, 16,822.4, 24,000 into 0.826, 19,824. $232. Present value of tax saving, rupees 86,464.4. अब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो है नहीं, ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है और ना ही आपका टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू बैंक बोरोइंग कितना हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू बैंक बोरोइंग, ये निकालने के लिए दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो यहां पे कितना है? 2,22,306, 2,22,306 present value of annual installment, $2,26,306 less present value of tax saving on depreciation and interest, 86,046.4. Present value of expenditure due to bank borrowing, $1,36,000, $1,36,259.6. अब बताइए दोनों में ज्यादा कौन सा है? लीज ऑप्शन 1,32,000, ये 1,36,000।
present value of expenditure due to lease $1,36,000 समथिंग आया था कितना 1,32,200 1,32,200 अब डिसीजन हमारे पास क्या आएगा since present value of expenditure due to lease is lower than bank borrowing, hence lease option is better ऑप्शन लीज ऑप्शन आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा यह हमने कैलकुलेट किया और इस तरह हमने क्या किया एक कंप्लीट क्वेश्चंस बनाया लीज का नेक्स्ट क्लासेस में हम लीज पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कुछ और कंसेप्ट को करेंगे ओके थैंक यू क्लास